जिस अफगानिस्तान को हम अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं ऑफिशियली, जो मॉडर्न डिप्लोमेसी जिसमें ऑप्टिक्स का काफी दखल है, लेकिन आजकल उसकी अहमियत है और कुछ ज्यादा मीडिया वाले उसको जता भी देते हैं। अभी जो ये पुतिन साहब आए हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया, ये अभी सबसे अहमियत, शायद जो बातें आती रही उससे यूक्रेन और तेल, उससे कम अहमियत इसकी बात है नहीं। जो ये एफपैक दुनिया में जो अभी हो रहा है डिप्लोमेसी में, वर्ल्ड में, वो कुछ अजीब और गरीब चीज हो रहा है, रिप्ले हो रहा है कि भाई जिस तालिबान से हमारा, तालिबान को तो क्रिटिसाइज नहीं बल्कि उनकी पूरी पॉलिसी को कंडेम नहीं करते थे भाई कुछ महीनों पहले तक, तो ऐसा यू टर्न क्यों हो गया? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। अभी हाल ही में 2025 में अभी कुछ वक्त पहले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए, फिर कॉमर्स मिनिस्टर आए और उसके बाद रशिया के पुतिन आए। इन सब का भारत में आना क्या मायने रखता है, आज हम इसी को समझेंगे और फिर एक वाइडर एस्पेक्ट में समझेंगे कि रशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन तीनों के क्या संबंध हैं और इसका भारत के लिए क्या असर पड़ने वाला है। और इसको समझाने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सरूर अहमद साहब हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वतंत्र से जुड़ने के लिए। आपने बहुत इस क्षेत्र पे काम किया हुआ है, कई आर्टिकल लिखे हैं, समझाए हैं, तो इन रिश्तों को कैसे आप हमारे दर्शकों को समझाएंगे, इसको जरा बताइए प्लीज। शुक्रिया भाई। पहली बात तो ये है कि इंट्रोडक्शन में ये बात आ ही गई, अफगानिस्तान के दो मिनिस्टर्स, जिस अफगानिस्तान को हम अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं ऑफिशियली, और उसके बाद पुतिन का दौरा। उससे पहले मैं 2 मिनट ये बोल देना चाहता हूँ कि जो मॉडर्न डिप्लोमेसी जिसमें ऑप्टिक्स का काफ़ी दखल है और शोशार मीडिया, जो कि गालबन 30-40 साल पहले बिफोर टेलीविज़न चैनल्स या यूट्यूब, इसकी कोई बड़ी अहमियत नहीं थी। डिप्लोमेसी ज़्यादातर लोग साइलेंट डिप्लोमेसी समझते हैं। डिप्लोमेसी तो सैकड़ों सालों से हो रही है, और लेकिन आजकल उसकी अहमियत है और कुछ ज़्यादा मीडिया वाले उसको जता भी देते हैं। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअल पोजीशन क्या है वो शायद ज़्यादा ढक जाती है, और ज़्यादा इसी में कौन क्या खाया, किसके यहाँ क्या खाया, कौन क्या पहने हुए था, कौन किस कार पर था, वो किससे कौन हाथ मिलाया, उसकी अहमियत है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन शायद वो बहुत सारी बातें, जैसे अभी ये हमने ये डिस्कस किया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, एफपैक जिसको कहते हैं, इंडिया, ये शायद उतनी जोरों से बात नहीं आ पाई हमारे पूरे मीडिया डिस्कशन में, मैंने पुतिन के विजिट के बाद। जितना तेल तेल माने ऑयल खरीदना, यूक्रेन, जंग, चाइना, अमेरिका से बैलेंसिंग एक्ट, ये सब डिस्कशन होता गया और काफ़ी मीडिया ने इसको बहुत फोर्सफुली और इससे एलोबरेट इसमें कवर करते रहे, तो वो अपनी जगह पर ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया, ये अभी सबसे अहमियत, शायद जो बातें आती रही उससे यूक्रेन और तेल, उससे कम अहमियत इसकी बात है नहीं। जो ये एफपैक रिलेटेड टू इंडिया और रशिया, दुनिया में जो अभी हो रहा है डिप्लोमेसी में, वर्ल्ड में, वो कुछ अजीब और गरीब चीज हो रहा है, रिप्ले हो रहा है 1980s, लेट 70s 80s का रिप्ले शायद हो रहा है। जो बात बहुत जोरों से नहीं आ पाई वो ये कि अफगानिस्तान 27 दिसंबर 1979, वो रशियन इन्वेजन के ज़माने में रशिया ने अफगानिस्तान पर जो कब्जा किया था, अपनी फौज भेजी थी, जो कहिए उसे, तो उस वक्त रशिया थोड़ा आइसोलेटेड था वर्ल्ड में, थोड़ा क्या अच्छा खासा आइसोलेटेड था, लेकिन उस वक्त इंडिया रशिया के साथ था। फौरन इंदिरा गांधी वोटेड बैक टू पावर जो जनवरी 1980 में हुई, तो उन्होंने इसको मैंने कि साथ ही दिया एक तरह से रशिया का, और पाकिस्तान बीच का कंट्री था,
आज करीब-करीब वो सही है। अफ़गानिस्तान को 3 जुलाई 2025 यानी अभी से 5 महीना पहले रशिया ने रिकॉग्नाइज़ किया। द ओनली कंट्री टू रिकॉग्नाइज़ अफ़गानिस्तान की जगह तालिबान गवर्नमेंट है। और लोग का डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, एम्बेसीज़ है, लेकिन कोई बहुत उसके अलावा कुछ नहीं है। और इंडिया जो है अफ़गानिस्तान को ये लेकिन एक चीज़ थोड़ा बदल गई है और उसका समझना बहुत ज़रूरी रहेगा। देखिए, जब अफ़गानिस्तान का बैकग्राउंड हमको समझना पड़ेगा और हम लोग जो है सिर्फ़ तालिबान और वहाँ क्या हो रहा है, औरतों की तालीम हो रही है, कितना हो रही है, क्या डिबेट है, ऑर्थोडॉक्सी है कि नहीं है, उसमें शायद वहाँ की फ़ॉरेन पॉलिसी और बहुत सारी चीज़ नहीं आ पाती है। इसीलिए जब अफ़गानिस्तान के मिनिस्टर जब इंडिया आए, फ़ॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब, और काफ़ी दिनों के लिए 8 दिन के लिए आए, फिर कॉमर्स मिनिस्टर काफ़ी दिन आके रहे नवंबर में। तो सरप्राइज़ लगा वर्ल्ड को कि भाई जिस तालिबान से हम तालिबान को तो क्रिटिसाइज़ नहीं बल्कि उनकी पूरी पॉलिसी को कंडेम नहीं करते थे भाई, कुछ महीनों पहले तक। तो ऐसा यू टर्न क्यों हो गया? देखिए, मॉडर्न डिप्लोमेसी या कोई भी डिप्लोमेसी में हम लोग बहुत ज़्यादा इज़्म को जोड़ देते हैं। कम्युनिज्म, इस्लामिज्म, कैपिटलिज्म वो अपनी जगह पर है, लेकिन उसके अलावा ही बहुत कुछ होता है। तो वो अलावा क्या है? जैसे रशिया जब अफगानिस्तान जब आया था 1979 में 27 दिसंबर को, तो वो कम्युनिज्म फैलाने नहीं आया था। ये लोग को बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कम्युनिज्म को लोग शायद अभी के जनरेशन नहीं समझ पा रही है। वो बहुत बड़ा एक चैलेंज था बिफोर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड। तो उनको दिस पॉइंट शुड बी मैंने ड्राइव होम करना जरा सा फोर्सफुली कि भाई सोवियत यूनियन एक वर्ल्ड पावर था, जस्ट लाइक चाइना टुडे अगर कहा जाता, बल्कि वो मिलिट्रीली ज़्यादा बड़ा पावर था। तो सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान आना इसलिए था कि उसको फ्यूचर प्लान था कि हम किसी तरह से, चाहे इधर बलूचिस्तान आए, ईरानियन बलूचिस्तान हो, पाकिस्तानी बलूचिस्तान हो, कहीं भी आ जाए कभी फ्यूचर में, कि हमको अरेबियन सी और इंडियन ओशन का वार्म वाटर मिले। रशिया एक तरह से लैंडलॉक्ड कंट्री तो नहीं है, लेकिन रशिया के पास जो इधर के लिए इस थिएटर में आने के लिए मिडिल ईस्ट का जो ऑयल रिच या स्ट्रेटेजिकली रिच थिएटर था, उसके लिए बड़ी परेशानी होती थी। अभी भी यूक्रेन से जो जंग होती है उसको भी बहुत लगता है कि उसको रोस्टोव या काल दो पोर्ट है बहुत, ये वो अब क्रीमिया कब्जा किया है, ये वो। तो रशिया का बाकी जितना पोर्ट है वो व्लादिवोस्टोक एकदम ईस्ट में है, नॉर्थ में जिसको लेनिनग्राड कहते हैं, पीटर्सबर्ग कहिए जो कहिए, या और एक दो पोर्ट है जो आर्कटिक। तो आर्कटिक में तो खैर अब इधर कुछ दिन से नेविगेशन शुरू हो गया, पहले तो ऐसे बहुत नेविगेशन का बहुत ज़्यादा चीज़ था, बहुत कम था, नेविगेबल नहीं था। तो असल यहाँ पर आना था और ये गेम उनका था। सेंट्रल एशिया तो उनके था ही पूरा, उज्बेकिस्तान वगैरह जो है, कजाकिस्तान, ये ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सब तो उनका हिस्सा था ही। तो उस वक्त रशिया यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था। ये जब यहाँ आ गया तो ऑब्वियस है कि पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पीछे इसलिए कि अमेरिका भी था। तो अमेरिका इसलिए था भाई कि उसको थ्रेटन लगा। ये बात को डेवलपमेंट 2-3 बड़े डेवलपमेंट्स हुए थे उस जमाने में, क्योंकि उससे अभी तक रिलेटेड है आज के दिन तक, इसलिए मैं इसको बैकग्राउंडर बता रहा हूँ। देखिए, इमरान खान पाकिस्तान के जो डिपोज प्राइम मिनिस्टर ने भी जेल में, उन्होंने कहा कि भाई ये आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए कि वो ये बात को टेंशन खराब कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ, एट द बिहेस्ट ऑफ वेस्टर्न पावर्स, वो अफगानिस्तान से रिलेशन खराब कर रहे हैं। तो क्या वो रिप्ले है 79-80 का? रशिया आया था अफगानिस्तान, तो खैर दूसरे, क्योंकि अभी रशिया जब अफगानिस्तान को ऑर्गेनाइज किया, वो बहुत बड़ा इवेंट नहीं बन रहा है न्यूज, लेकिन साथ साथ ये चेंज देखना चाहिए कि अफगानिस्तान जो है उस जमाने में रशिया के अंडर इंडिया था और कुछ कम्युनिस्ट कंट्री थे ईस्ट यूरोप के,
चाइना नहीं, ईस्ट यूरोप के चाइनीज जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे और कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्री अफ्रीका के थे जो रशिया को सपोर्ट करते थे। इसलिए मॉस्को ओलंपिक जब हुआ तो बहुत से कंट्री ने बायकॉट किया, लेकिन इंडिया खेलने गया 1980 मॉस्को ओलंपिक। तो ये बैकग्राउंड हम अगर समझ लेंगे अच्छे से तो हमको समझ आए कि वो 79 में देखिए सब ये रशियन इन्वेजन से पहले 2-3 डेवलपमेंट अफगानिस्तान में हुआ। अफगानिस्तान में 1973 में किंगशिप खत्म हो गई थी जाहिर शाह की, और उनके अपने कजन और उनके कहिए बहनों, यानी जाहिर शाह की बहन के हस्बैंड थे दाऊद, बहनों ये साला कुछ भी कहलाता है, मतलब ब्रदर इन लॉ कहिए। तो वो जो है वो तख्ता पलट करके प्रेसिडेंट बन गए दाऊद खान, और किंगशिप खत्म हुई और जाहिर शाह रोम चले गए, इटली मारा तो नहीं उनको, लेकिन रोम चले गए। उसकी 73 से लेकर के 78 के 27 अप्रैल को रिवॉल्यूशन आया। कहाँ रिवॉल्यूशन? अफगानिस्तान में, जिसको कहते हैं सौर रिवॉल्यूशन, SAUR। उसको कहिए कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। नूर मोहम्मद तराकी बने, उसके प्रेसिडेंट बनिए। लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान की हिस्ट्री अभी रही है कि एक इस्लामिक ग्रुप दूसरे इस्लामिक ग्रुप माने आईसिस हो, कहते हैं कि हम भी इस्लामिक ग्रुप हैं, और तालिबान तो इस्लामिक रिपब्लिक ही एक इस्लामिक इमारत ही इमारत है। हाँ। उसी तरह से कम्युनिस्ट भी अफगानिस्तान में रहे, वो बल्कि उससे ज्यादा खून खराबा उनमें होता रहा, ब्लड लेटिंग। 2 ग्रुप थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान बनी, उसमें एक परचम था, एक खल्क था। दोनों एक तरह से मर्ज करा दिया था, समझिए कि रशिया के सोवियत यूनियन के इस पर, और कि भाई तुम लोग कम्युनिस्ट ज्वाइन हो जाओ। लेकिन ये कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद भी ये तलखी बची रही, और 1-1.5 साल के अंदर ही तराकी साहब मारे गए, और दूसरा ग्रुप हफीजुल्ला अमीन का, जो उन्हीं का प्राइम मिनिस्टर था, उसने कब्जा कर लिया हुकूमत पर। वो कुछ दिन रहा, फिर उसको मारा गया, वही कम्युनिस्ट ग्रुप। फिर दूसरा बबरक कारमाल आए, और ये जब आए तो समझिए कहा जाता है कि रशिया, उसके बाद रशिया बोला कि भाई ये दोनों कम्युनिस्ट जो है ना मेरी नाक कटवा लेंगे, तो हम डायरेक्ट इन्वेजन करते हैं और हम ही इसको रूल करते हैं, ये कम्युनिस्ट लड़ते रहेंगे। तो फिर रशियन आए, बबरा करमाल बहुत दिन रहे, भी बाद में नजीबुल्ला, डॉक्टर नजीबुल्ला बने बबरा करमाल भी हटाए गए। खैर वो लंबी हिस्ट्री, इतना हमको डिटेल नहीं बताना है। तो ये अफगानिस्तान में रशिया का डायरेक्ट इन्वेजन था, उनकी अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थी। उससे जस्ट पहले इसी बीच में 78-79 में इजिप्ट को कैंप डेविड में समझौता हुआ इसराइल से। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आज भी सीरिया का रिवॉल्यूशन डे है 8 दिसंबर। रिवॉल्यूशन मतलब कि जो कहिए बशर अल असद का फॉल आज कहिए, तो उस जमाने में भी वही हो रहा था कि क्या होता था, इजिप्ट कैंप डेविड समझौता क्या, इसराइल से साइनाई स्विस कनाल जो ओपन हो गया, साइनाई ले लिया अपना। इसके साथ साथ 1979 में 11 फरवरी को ईरान में रिवॉल्यूशन आया था। तो वो तो अमेरिका का बेस खत्म, और अफगानिस्तान ने इसको मौका देखा, रशिया ने, सोवियत यूनियन, उसने आकर के पूरा अंदर घुस करके सोचा कि हम इधर चले आएंगे और अमेरिका शायद इंटरेस्ट नहीं लेगा, जिस तरह से वो चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, और अमेरिका वाकतन इंटरेस्ट शायद नहीं लेता, जिस तरह से आज के दिन, क्योंकि अमेरिका इसलिए इंटरेस्ट अफगानिस्तान में ना लेता क्योंकि उससे 5 साल पहले, बल्कि 4 साल पहले, वो साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम से बहुत ही, इसके बाद फ्रेंच, इसके बाद कॉलोनियलिज्म के बाद अमेरिका काफी दिनों तक वहां पर कब्जा रखा वियतनाम पर, और कंबोडिया। इससे मैंने साउथ ईस्ट एशिया से, यानी इंडो चाइना से अमेरिका का विड्रॉवल हुआ, बहुत ह्यूमिलेटिंग हुआ। अमेरिका वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान इनिशियल डेज। कार्टर साहब थे, उनकी हुकूमत ईरान में फंसी हुई थी, वहां पर क्राइसिस हो गया था, एम्बेसी पर कब्जा, ये वो। तो ये सब चीजें जब हुई तब बहुत बड़ा मसला उभरा। वो मसला ये था
कि भाई अफगानिस्तान को क्या किया जाए। तो अफगानिस्तान में इस बीच में जियाउल हक पाकिस्तान में पावर में आ गए थे 5 जुलाई 77 को। उनको भी एक इश्यू मिल गया और मैंने कि अच्छा है, सर्वाइवल, पॉलिटिकल सर्वाइवल। हर आदमी अपना अपना पॉलिटिकल खोजता है और बाद में कुछ और चीज़ आता है, बाद में चीज़ों को इस्तेमाल भी किया जाता है वक्तन फ़वक्तन। तो उनको मिल गया कि भाई, तो उन्होंने मुजाहिदीन जो थे, ये जो भी लिबरेशन के थे, जो उसके अलावा फाइट बैक कर सकते, उनको मदद की। और अमेरिका का धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट शुरू में जब आया तो बहुत कम, समथिंग $1 मिलियन, शायद $300 मिलियन वगैरह कार्टर ने दिया। कार्टर ने इनिशियली बहुत, देखिए अमेरिका वाले जो वेस्टर्न मीडिया है वो चीज़ों को कभी कभार अपने क्रेडिट ले लेते हैं और कभी कभार चीज को छुपा देते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा अमेरिका ने इंटरेस्ट अफगानिस्तान में नहीं लिया था। तो जब जो पैसा दिया या ग्रांट दिया थोड़ा सा, तो उसको पीनट कहकर मजाक उड़ाया जनरल जियाउल हक ने। पीनट की खेती भी होती थी कार्टर की, और दूसरी ये कि पीनट माने बहुत स्मॉल अमाउंट है, इससे क्या होगा, रशिया का खिलाफ सोवियत एक्सपेंशन को हम थोड़ी चैलेंज कर पाएंगे। तो ये बड़ी अजीब व गरीब चीज हो गई। तो क्या किया जाए भाई? तो रेजिस्टेंस जब डेवलप करना था, जब रेजिस्टेंस 81, 80, 81, 82 आते आते तक रीगन साहब आए जो कंजर्वेटिव बने, रिपब्लिकन, तो इन्होंने प्रोएक्टिव हुए जरा सा मदद में और देखा कि काफी ये हो रहा है और रशियन फोर्सेस पिटा रही हैं। तो इन्होंने स्टिंगर मिसाइल, जो हेलीकॉप्टर गनशिप से लड़ाई होती थी खास करके गुर्गिलों को मारने के लिए, तो होता रहा। वो बात को हम लोग समेट देते हैं कि रशियन विड्रॉवल हुआ, रशिया के डिसइंटीग्रेशन हुआ, गोर्बाचेव साहब पावर में आ गए थे। तो वो तो हुआ था ब्रेजनेव साहब के जमाने में, जब इन्वेजन, रशियन इन्वेजन। लेकिन बाद में गोर्बाचेव साहब की पॉलिसी दूसरी हुई। 91 आते आते रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, अफगानिस्तान का भी हाल बहुत ये हुआ। धीरे धीरे जब सोवियत यूनियन ही डिसइंटीग्रेट कर गया, तो अफगानिस्तान क्या होगा? 92, 93 आते आते मुजाहिदीन पावर में आ गए और पूरी चीज। और फिर 96 को 26 सितंबर को तालिबान पावर में आ गए। तालिबान, जो तालिबान फर्स्ट मुल्ला उमर के अंदर तालिबान क्या थे भाई? तालिबान तो थे जब जो ग्रुप जो पावर में आया, मुजाहिदीन का, नॉर्दर्न अलायंस और फिर और हिजब इस्लामी वाले, तीन लोग आपस में सेटल नहीं कर पाए आपस में, और आपस में सरफड़ावल होता रहा, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कौन अनस्टेबल अफगानिस्तान एम्ब्रॉयड इन सिविल वॉर। तो वॉर लॉर्ड्स रहे बहुत, 2-3 साल तक बहुत इनस्टेबिलिटी रही। तो जो बच्चे, एक जनरेशन अफगानिस्तान, देखिए जब अफगानिस्तान में सोवियत इन्वेजन हुआ था तो लाखों लोग, 40-50 लाख लोग ईरान और 40-50 लाख लोग करीब करीब, फिगर वैरी करता रहा, घटता पड़ता रहा, लेकिन पाकिस्तान आकर के रहे। उसका सोशल इम्पैक्ट पाकिस्तान ईरान पर भी पड़ा, इकोनॉमी पर पड़ा। खैर वो सबको डिस्कस नहीं करना है, वो बात बाद में। तो वो हो गया। इंडिया इधर से अफगानिस्तान के सिलसिले में रशिया का साथ देता रहा था और सैंडविच्ड हो गया पाकिस्तान। वो जमाना था कि इंडिया में कश्मीरी टेररिज्म नहीं था, सिख जो सेपरेटिस्ट थे, टेररिस्ट से जो कहिए, भिंद्रनवाल 1984 सब थे। इंडिया इधर दूसरा चैलेंज फेस कर रहा था, उसको भी थ्रू पाकिस्तान, कनाडा से बहुत से टेररिस्ट आते थे, या जो सेपरेटिस्ट का ये खालिस्तानी पाकिस्तान था, पाकिस्तान से इंडिया, ये वो, खैर वो सब तो जानी भी बात है। तो ये सिलसिला रहा। आज के दिन ये पूरा गेम रीप्ले हो रहा है एक तरह से। वंस अगेन पाकिस्तान इज इन द पिक्चर। पुतिन वाज इन इंडिया ऑन 4th and 5th दिसंबर। लेकिन एक चीज अलग हो रही है। अच्छा, अमेरिका जो है उसी तरह से एंटी अफगानिस्तान अब हो गया है, बगराम एयरपोर्ट मांग रहा है, वो गालिबन पाकिस्तान को उकसाए या जो करे। एक चीज और समझ लेने की बात है, ये किताब तो अभी महमूद ममदानी भी लिखे थे, गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम में, उस जमाने में, बल्कि परसों तरसों उनका एक इंटरव्यू भी आया उस पर। खैर, तो वो क्रेडिट लेने की बात हुई। अमेरिका शुरू में तो नहीं, लेकिन जब अफगानिस्तान सोवियत विड्रॉवल हो गया ह्यूमिलेशन के साथ,
तो सबसे पहला क्रेडिट अमेरिका ने दिया, या वेस्टर्न मीडिया ने अमेरिका को दिया है। CIA जिहाद और बड़ी-बड़ी बात, ये जो नैरेटिव था ये सूट सबको किया। ये हारे हुए कम्युनिस्टों को भी, यानी हारे हुए रशिया को भी कहा हाँ अमेरिका इन्वॉल्व था। और ये नैरेटिव अमेरिका को तो जाहिर सी बात है, हमें इतना बड़ा सक्सेस किया, रशिया को कर दिया, रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया। फैक्ट बहुत एग्जैजरेटेड है। हमको जो चलेंगे तो इसके मिडिल की लाइन एग्जैजरेटेड ये है कि अमेरिका का भाई क्या जहाज था भाई कि एक अमेरिकी सोल्जर नहीं मारा गया पूरा 8 साल के इन्वेजन में। 13 लाख लोग मारे गए अफगानिस्तान में उस जमाने में, कहा जाता 10 लाख 12 लाख 13 लाख जो भी फिगर हो, तो रशियन इन्वेजन के खिलाफ लड़ाई है वो 8 सालों में। तो किसी की जानकारी के हिसाब से कोई अमेरिकन तो नहीं मारा गया, लेकिन जब सक्सेसफुल हो जाता है कोई चीज तो इनिशिएटिव फौरन अमेरिका का, हाँ हमने डिसइंटीग्रेट किया। तो खैर कुछ भी उसका इम्प्लीकेशन, इसका इम्पैक्ट ये हुआ, रेमिफिकेशन कहिए कि पूरा सोवियत यूनियन टूट गया, रशिया अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान में इन टर्मोइल रहा। आज के दिन जब सब चीज मैंने अजीब कंफ्यूजन में है, इन स्टेट ऑफ फ्लक्स, तो वो एक फर्क हो रहा है, वो है चाइना फैक्टर। अमेरिका फैक्टर तो था पहले भी, आज भी है। ट्रम्प साहब बगराम मांग रहे हैं और रशिया से वो समझ रहे हैं कि रशिया का ज्यादा, लेकिन रशिया से ज्यादा वो अलार्म है चाइना फैक्टर। देखो भाई ये हाल में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया पाकिस्तान 4 दिन की, तो उसमें 2 कंट्री का मिलिट्री, इंडिया और पाकिस्तान जो हुई थी कॉन्फ्लिक्ट, तो उधर से चाइना और इधर से रशियन आर्म्स का मुजाहरा हुआ, या जो कहिए थोड़ा बहुत फ्रेंच भी रहा, थोड़ा बहुत इसराइली आर्म्स भी रहा इधर इंडिया के साइड में, और थोड़ा बहुत टर्किश ड्रोन वगैरह भी रहा उधर से पाकिस्तान साइड से, लेकिन बेसिकली वो चाइना फैक्टर था और हमारे यहाँ रशियन आर्म्स था। S-400 ये जो भी बात करते हैं हम लोग, ब्रह्मोस की बात करते हैं, जो मेन प्ले किया, जो मेन प्लेयर जो थे वो मेन प्लेयर कौन थे, मैंने आर्म्स का दिए दोनों कंट्री, जबकि चाइना और रशिया बहुत गहरे दोस्त। ये पहली बार कोई ऐसा हुआ कि कोई ऐसा कंट्री का, जैसे पहले था इंडिया का सोवियत यूनियन का होता था 71 में, पाकिस्तान को अमेरिकन आर्म्स का होता था, लेकिन अमेरिकन आर्म्स का तो कम रहा और चाइनीज आर्म्स का पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट मिला। अजीब इत्तेफाक है कि इस बार जो डील हुई, जो सारी बातचीत हुई पुतिन के आने पर भी, वो गालिबन हुई डिफेंस डील वगैरह की बात हुई। डिफेंस से तो हम लोग का बहुत पुराना 71 की जंग, 71 की जंग से पहले ही से इसका इसकी हिस्ट्री को ट्रेस किया जा सकता है। इंडिया सोवियत यूनियन की ये रिलेशनशिप मैंने डिफेंस, लेकिन उतना ज्यादा नहीं आ पाया। देखिए इसलिए कि अभी रशिया जो प्रॉपर खुद रशिया जो बचा हुआ है ये खुद इन क्राइसिस, इट्स फाइटिंग यूक्रेन और फाइटिंग विद अ हैंड टाइड बिहाइंड, इसको कहिए एक हाथ से लड़ना पड़ा, मतलब उसके साथ बहुत सारे क्राइसिस है अपने कंट्री में। पॉपुलेशन घट रही है, फौज मारी जा रही है, आर्म्स को उसको एक्सपोर्ट करने का जो था इंडिया से कमिटमेंट फुलफिल शायद नहीं कर पा रहा है, और पहले जो सोचा गया था जंग में कि यूक्रेन साफ हो जाएगा वो भी नहीं हुआ, क्योंकि तो ये जो पूरा थिएटर हो रहा है यूरेशिया में और उसके बाद इंडिया में। तो अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया और अफगानिस्तान, तो अभी का जो सिनेरियो है उसमें एक चीज और फर्क है, चाइना फैक्टर। चाइना एक ऐसा कंट्री इमर्ज कर गया कि उसको भी पाकिस्तान के पोर्ट की बड़ी अहमियत जरूरत थी, और वो सक्सेसफुल हो गया विदाउट फायरिंग अ सिंगल शॉट। सोवियत यूनियन तो अफगानिस्तान ही तक आ गया रह गया। सोचा था कि फ्यूचर में कभी चाहे तो जाहिदान ईरानियन बलूचिस्तान, अगर टर्मोइल वहाँ इनकलाब आया हुआ है तो हम घुस जाएं, चाहे तो पाकिस्तानी बलूचिस्तान, ये कुछ भी फ्यूचर देखा जैसा भी होगा, उसका प्लान था कि हमको इधर आना है, ना आ पाया। चाइना आ गया
और चाइना सिर्फ ग्वाडर और पाकिस्तान ही के पोर्ट नहीं आया, वो तो रेल कम रोड जो इसका जो बेल्ट कम रोड इनिशिएटिव जो है वो तो पूरा छा गया है, यहाँ तक कि चाबहार तक, मैंने चाबहार तो हम लोग के इस कोऑपरेशन से बना, लेकिन वो पूरा रशियन इसका, मैंने सॉरी चाइनीज इसका, ईरान का, तो वहां भी पहुंच गया, यहाँ ही पहुंच गया विदाउट फायरिंग अ सिंगल शॉट। तो ये एक पूरा डेवलपमेंट है। दूसरा ये कि जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, इतने गल्फ कंट्रीज खास करके, उनका स्टैंड अफगानिस्तान का जब अभी पाकिस्तान से जो सिनेरियो है उस पर कुछ क्लियर नहीं है। उसमें तो था उस जमाने में कि देवर विद अमेरिका या देवर विद अफगानिस्तान। अब बहुत से लोग आए थे, लड़े थे, 37-38 कंट्री के लोग, इंक्लूडिंग बिन लादेन सबसे प्रोमिनेंट, जिसको पूरी हिस्ट्री है कि अर्ली 80s में आया था यंग ऐसे वहां लड़ने, एक्चुअली वो सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो जो अफगानिस्तान का जो सिचुएशन है कि जो लोग, जो कौमें, जो ग्रुप पहले सोवियत यूनियन से लड़ा, वो ग्रुप बाद में आकर के किससे लड़ा? सेम ग्रुप अमेरिकन से लड़ा। और आज भी गालिबन सिनेरियो वही है। दो चीज समझ लेना चाहिए पाकिस्तान के बारे में, और मीडिया में जो कुछ चीज आती हैं, देखो पाकिस्तान में जो 78 ईयर में आर्मी का रूल तो रहा है, एंड आर्मी शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द मिसडीड्स या जो कुछ हुआ है, लेकिन पॉलिटिकली भी पॉलिटिशियन भी वो कम कल्प्रिट माने रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे हैं, बल्कि कह दिया जाए कई एक मानों में तो वो गालिबन उससे ज्यादा रहे। फॉर एग्जाम्पल उनके कंट्री के हिसाब से, मेरे यहाँ से नहीं, बाय फॉर पाकिस्तान का जो हुआ है 71-70 की जो इलेक्शन हुआ, मुजीबुर रहमान और पूरा क्रैकडाउन हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, और जिसका ये हुआ, उसके लिए इतने जनरल यहिया खान रिस्पॉन्सिबल थे, तो उससे कुछ ज्यादा, कम तो नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो रिस्पॉन्सिबल थे, जिन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया कि अगर कोई आएगा इन लोग हम टांग तोड़ देंगे। और भाई उनकी बहुत मशहूर स्पीच है, और मुजीबुर रहमान को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि वो पूरी हिस्ट्री इज देयर विद। उसी तरह से 90s में जब तालिबान पावर में आए, 26 सितंबर 1995 को, तो the person in power in that country was none else but बेनजीर भुट्टो। और उनके कंसेंट, अब आप कहिए कि पाकिस्तान में आर्मी डोमिनेट करता है, ऑब्वियसली डोमिनेट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी तालिबान जो प्रॉस्पर किए, ग्रो किए, पावर में रहे, और जो भी उनको मदद मिली वो डेमोक्रेटिक पाकिस्तान में भी मिली। अब बाद में जब 9/11 हुआ तो पाकिस्तान के पास उस वक्त मुशर्रफ साहब आ गए थे। नजीर को 97 में हार गए, हटा दिया गया था। उनके यहाँ तो पॉलिटिक्स चलती है अपने दूसरे हिसाब से, कभी लाए जाते हैं, कभी हटाए जाते हैं, वो जो भी हो रहा है वो हमेशा होता रहा है। और उसको एक पॉलिटिकल ग्रुप दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप जो है आर्मी का पूरा साथ हो जाता है, इससे इनकार नहीं किया सकता है। और एक जमाना था जो कि वो 1971 के फॉल ऑफ ढाका के बाद से 5 जुलाई 1977 तक ज़ियाउल हक जब पावर में आया, उस वक्त था कि पॉलिटिकल पावर मिलिट्री पावर पर शायद थोड़ा सा भारी इसलिए पड़ रहा था। मैंने जुल्फिकार अली भुट्टो, मैंने कि ठीक है ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन वो पाकिस्तान की आर्मी हारने के बाद गालिबन डिस्क्रेडिटेड हो गई थी अपनी कंट्री में, ये वर्ड कहा जाए या जो भी कहा जाए, उसको बहुत इतना से नहीं था। तो पॉलिटिकल पावर जो है पूरा पावरफुल रहा। भुट्टो मैंने 72 से लेकर के हम लोग कहे कि 77 तक, और उसने अपने हिसाब से हैंड पिक करके ऑफिसर्स को बनाते थे। यानी कहा जाता है कि ज़ियाउल हक को जब पावर में लाया, मैंने पावर में नहीं, मैंने कि आर्मी चीफ जो बनाया, उन्होंने कई 7-8 ऑफिसर को ये करके ऊपर बनाया। मैंने कि सबसे मेरा
मैंने हैंड पिक्ड आदमी, सबसे मेरा लॉयल आदमी है, लेकिन वही होता तो वही है। और उसको मंकी करके पुकारते थे, वो जानते थे, कह रहे ये तो कोई मंकी बन बंदर, अब पता नहीं क्यों पुकारते थे। तो वो मैंने भुट्टो साहब होती थे, लेकिन वो बात बाद में नहीं रही। लेकिन ज़ियाउल हक जो थे, नवाज शरीफ जो है, उन्हीं के कंधे पर चढ़ के पावर मैंने पॉलिटिकल इसमें आए। और आज के नवाज शरीफ जो है, उनको आसिम मुनीर जो है वो तरह मुशर्रफ से प्रॉब्लम हुआ। तो मुशर्रफ से जो प्रॉब्लम हुआ तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया वंस अगेन एंड पुटिन्स विजिट, जो आज इमरान खान का बयान इधर 3-4 रोज पहले जो आया, ये सिनेरियो एक अजीब है। 9/11 जब हुआ तो हुआ भाई कि अफगानिस्तान ने कहा कि भाई हम तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मेरे आदमी नहीं है, ठीक है, बिन लादेन है, मेरे यहाँ तो एयरफोर्स तक नहीं है, तो मेरे यहाँ कहाँ ट्रेनिंग पाई जाएगी कि जाके अमेरिका। खैर जो भी उनका अपना उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू थे, हो गया। 9/11 हुआ, कहाँ से हुआ भाई? तो अमेरिकन फौज कैसे आई? एयरफोर्स से तो अटैक हुआ, बाकी तो थ्रू पाकिस्तान के पोर्ट से अफगानिस्तान इंटर की, पूरा हाईवे से, कराची पेशावर हाईवे होते हुए मुशर्रफ साहब पावर थे। मुशर्रफ साहब ने एकदम यू टर्न, जो उससे पहले की जो पॉलिसी थी नवाज शरीफ की और बेनजीर की, उससे एकदम यू टर्न हो गया। और तालिबान को उन्होंने एक तरह से उस वक्त अब अमेरिका के हाथ में चले गए। उसका नतीजा ये हुआ कि और NWFP जो खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है अभी का, आज का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ये अफगानिस्तान जो है 1893 में जब दुरान लाइन खींची गई थी, सेकंड अफगान वॉर के बाद, तो उस वक्त से लेकर आज तक अफगानिस्तान कभी दुरान लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। पाकिस्तान इंडिया का, इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर, बाद में पाकिस्तान बना, और बाद में फिर उसने NWFP में बहुत टर्मोइल इसलिए है कि NWFP में जो आबादी है वो पश्तून है, तकरीबन 4 करोड़ पश्तून होंगे, 3.5-4 करोड़, जो कि अफगानिस्तान के जो पश्तून आबादी उससे ज्यादा यहीं रहते हैं। तो हुआ ये भाई कि पश्तून है, एक तरह के लोग हैं। तो दाऊद साहब जो 73 में थे, 73, 75, 77 तक, 78 तक जो रहे, वो तो 1-2 बार पख्तून मूवमेंट का सपोर्ट भी किए थे। वो एक तरह से चाहते थे कि भाई वो नहीं। आज जो TTP है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये वही लोग हैं जो पश्तून है। NW सारे पश्तून की बात नहीं कर मैंने, पश्तून तो पूरे आबादी ही है NWFP की, लेकिन वो ग्रुप है जो कि ये वो ग्रुप था जो कि तहरीक तालिबान, जो कहा जाता है कि जो अफगान वहां के जो तालिबान बम्बार्डमेंट से भागे तो यहाँ फिर आए, यहाँ के छुपे, यहाँ छुपे तो शेल्टर मिला। एक तरह के लोग थे, तो कहाँ शेल्टर मिला? इज इट ऑल क्लियर? जी जी जी। हाँ, तो जब शेल्टर कहाँ मिला, तो शेल्टर NWFP मिला, बलूचिस्तान मिला, तो NWFP मिला, तो एक तरह के लोग थे बोली। और यहाँ तक कि बलूचिस्तान में भी ऑलमोस्ट 36% के करीब आबादी जो है पश्तूनों की। अब बलूचिस्तान, पाकिस्तानी बलूचिस्तान, तो ये जो पूरा इलाका है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात ये रहा कि एक नई मूवमेंट उभरी। अच्छे, तो मुशर्रफ साहब ने, चाहिए अंडर प्रेशर फ्रॉम अमेरिका, ये जो भी वजह हो, उन्होंने इनको बम्बार्डमेंट शुरू कराया और इनको मारना कि भाई ये लोग हैं इंसर्जेंट्स हैं, वहाँ के यहाँ आ रहे हैं। तो उनकी फौज से क्लैश हुई, पाकिस्तानी आर्मी से, और एक नई ग्रुप बना तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि यहाँ के पश्तून स्पीकिंग लोग रहे, जो कि सेम आइडियोलॉजिकल थिंकिंग के थे जो पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के थे। तो अब एक नया फ्रंट खुल गया। मुशर्रफ साहब आखिर वो हटाए गए। और बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान में कि कोर्ट के इंटरफेरेंस से एक मिलिट्री डिक्टेटर भी हट जाता है 2008 में। इतना मूवमेंट चला और मुशर्रफ हैड टू बाउ डाउन। चौधरी इफ्तिखार सुप्रीम कोर्ट के जज से उनका जो शो डाउन हुआ और ही हैड टू, यानी कि जाना पड़ा वो। फिर इस बीच में बेनजीर मारी जाती हैं, कहा जाता है कि उन लोग किसी नहीं ग्रुप का हाथ है भाई, जिसको यानी कि वही ग्रुप शायद मारा है
जो जिनको उन्होंने प्रमोट किया था, मे बी नॉट, जो भी है, बात चीजें तो आती भी नहीं है हिस्ट्री में, है वहां क्या मामला है कुछ। और फिर ये चलता रहा सिलसिला। इमरान खान के बारे में कहा जाता था कि ही वॉज, अच्छी, इस बीच में 21 में 15 अगस्त को तालिबान पावर में आ जाते हैं, अमेरिका का विड्रॉवल हो जाता है, बहुत ह्यूमिलेटिंग, और फिर 20 साल के बाद ये पावर में आ जाते हैं तालिबान 2001 के बाद से। तो ये जब पावर में आ जाते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि ये तो पूरी दुनिया उनको है, ये तो आउटकास्ट क्या है, ये तो एकदम अलग चीज है, लेकिन वो अपने को असर्ट किए और अपने को सबको क्रश कर दिए, और जितने लोग तो इनको भागना था पाकिस्तान अमेरिका, वो भाग गए हेलीकॉप्टर से। बल्कि एक बंदा जो भी भागा था, अभी जो गोली चलाया, देखिए यहाँ पर व्हाइट हाउस के बाद 2 आदमी को गोली मारे गए सिक्योरिटी वाले अमेरिका में। तो वो बंदा भी CIA का ही एजेंट था, तो वो काम करता था CIA का अफगानिस्तान के लिए। जो सब कोई भागा तो वो भी भाग गया, अमेरिका इंग्लैंड सब भागे, और तालिबान अपने को पूरे पावर में आ गए। कहा यह जाता है कि इमरान खान शायद सॉफ्ट थे, TTP से बात करना चाहते थे, और अफगानिस्तान से भी कुछ मामला डील करना चाहते थे, कुछ ना कुछ। और उनके जो फैज हमीद जो था ISI के चीफ, तो बहुत खुश, उनका बहुत मशहूर बयान भी है, सब चीज़ ठीक ठाक हो जाएगा, ये वो, खैर, और स्ट्रैटेजिकल डेप्थ मिलेगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान एक तरह के लोग होंगे, इंडिया के लिए चैलेंज टू इंडिया, एक तरह की बात की गई। इस बीच पूरा सिनेरियो पाकिस्तान का चेंज होता है, और इमरान खान को पुट बिहाइंड बार्स और समथिंग पूरा जो हो जा रहा है, जिसको आप जान रहे हो। इमरान खान अभी भी ये बयान देते हैं, अफगानिस्तान का ये कहना है कि भाई जो कुछ पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान ब्लेम करता है अफगानिस्तान को, इंडिया को, जिसको खैर नेचुरल अपना करेगा वो। तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो अफगानिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के नहीं, पाकिस्तान के पुश्तो स्पीकिंग लोग हैं, ऑलमोस्ट एक ही तरह का नस्ल के लोग हैं। अगर वो लाहौर और रावलपिंडी में ही कर दे रहे हैं, अफगानिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है भाई कि आपके कंट्री का मामला मेरे कंट्री का नहीं है, हम ये नहीं सॉल्व कर रहे, मेरा काम नहीं है, हम क्यों, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान को ब्लेम करता है, ये चल रहा है। इस बीच में चाइना जो है किसी तरह से, चूंकि चाइना का पूरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, चाइना का पूरा बेल्ट कम रोड इनिशिएटिव जो है वो अफगानिस्तान में भी है और यहाँ भी है, कहाँ, पाकिस्तान में भी है और ईरान में भी है। तो वो तो चाहेगा पीसफुल सॉल्यूशन हो। रशिया भी नहीं चाहेगा कि किसी तरह से कोई बहाना अमेरिका को मिले, रशिया नहीं चाहेगा कि अमेरिका को कोई बहाना मिले। इंडिया की पॉलिसी है कि इंडिया जो है अमेरिका को भी एक तरह से गुड ह्यूमर में और रशिया को भी गुड ह्यूमर में। इंडिया के साथ तीसरा प्रॉब्लम है वो चाइना है। तो एक अजीब पिक्यूलियर किस्म की चीज इमर्ज कर रही है। इस बीच में अफगानिस्तान वाले अभी मिनिस्टर्स आए हमारे यहाँ और उनको वार्म वेलकम किया गया और बहुत कुछ लगा कि एंटी क्लाइमेक्स चीज चली गई, जो ना होती थी वो हो गई। तालिबान इन इंडिया तो समथिंग वेरी, ये कहा कि हम लोग ने सारा ब्लेम अब तक 20-30 सालों में जो कश्मीर या जिक्र था उसका पाकिस्तान के अलावा सबसे ज्यादा ब्लेम हम लोग ने तालिबान पर डाला था, डाला है तेरी। तो ये बड़ी पेक्यूलियर चीज हो गई है। जो हक्कानी नेटवर्क है उनका जैश मोहम्मद से कनेक्शन और जितने लोग रहे ये दैट्स नॉन फैक्ट एंड दे आर नॉट इन पावर, वेरी मच इन पावर इन अफगानिस्तान। तो होता यह है कि इंटरेस्ट होता है स्ट्रैटेजिक, तो चीजें कैसे कैसे बदलती हैं। अब आसिम मुनीर साहब जो है नोबेल प्राइज ही दिलवा रहे हैं ट्रम्प साहब को, तो देखिए क्या होता है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अभी का ये है कि रशिया अपना गेम खेल रहा है कि चाहता है कि भाई वहां पर प्रीएम्प्ट किया जाए। चाइना भी चाहता है कि प्रीएम्प्ट किया जाए एनी अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन अफगानिस्तान और समथिंग लाइक दैट। है कि अमेरिका जो है वो चाहेगा अमेरिका कि थ्रू अफगानिस्तान में उसका अगर एक बार, हालांकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से जस्ट नाउ, लेकिन कि उसको एक ऐसी जगह मिलेगी कि ईरान को भी सैंडविच करने के लिए थ्रू अफगानिस्तान। तो ये है इन नटशल। और अगर कोई और बातें हैं तो नहीं, बहुत अच्छे से तरीके से आपने समझाया, लेकिन अभी बस ये चलते-चलते ये बता दीजिए
अभी जो ये पुतिन साहब आए हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि आने वाले वक़्त में ये क्या संदेश दे रहा है? इस संदेश को थोड़ा-सा क्लियर कर दीजिए। देखिए, संदेश तो ये एक तो बात आ रही है ट्रेड ट्रेड, लेकिन ट्रेड भी है, स्ट्रैटेजिक भी है, ऑयल भी है। लेकिन ये संदेश ये कहीं न कहीं देखिए सब चीज़ ऑप्टिक्स के पीछे कहीं मजबूरी तो नहीं एक्सपोज़ कर रहा है रशिया का? बिल्कुल। ये तो इम्पोर्टेंट है ना भाई कि आप गालिबन तेल इंडिया कब खरीदने लगा है, जो बात आ रही है, ये कम करेगा। डिफेंस का भी कोई आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आप आ रहे हैं इंडिया से ह्यूमन रिसोर्सेस लेंगे, लाखों लोग को लेंगे, वहाँ ले जाएँगे। क्या करेंगे भाई? मर्सेनरी बनाएँगे, लड़ाएँगे, क्या करेंगे? अभी मैंने कर सकते हैं आप। वो बोल रहे हैं कि सेंट्रल एशिया और चाइना से लोगों को हम हालाँकि बहुत अच्छे रिश्ते हैं चाइना से तो, कि वो जब जाएँगे तो रह जाएँगे या अपने को सेंट्रल एशियन लोग तो चूँकि रशियन लैंग्वेज भी जानते हैं, तो अगर अगर उनके वर्कर को लिया जाए और इंडियन जाएँगे तो वहाँ काम करेंगे और चले जाएँगे। रशिया की आबादी बहुत तेज़ी से घट रही है। अरे भाई वो तो कंट्री अगर जिस हिसाब से अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशन नहीं निकाला जाए, तो 150-200 साल में रशिया की आबादी माने मुल्क खत्म हो जाएगा, आबादी इससे घट रही है। माने जिस रेट से तो उनको तो लेना है। तो इनका कहना ये है कि भाई इंडिया जो है सप्लाई करेगा और इंडिया के साथ मजबूरी है कि वो किसी तरह से अपने को रशिया से अमेरिका जो आजकल अमेरिका गेम खेल रहा है उससे काउंटर बैलेंस करना है। तो पुतिन साहब जो आए हैं वो उनकी थोड़ी-सी वीकनेस भी एक्सपोज़ हो रही है। और बाकी सब चीज़ तो छुपा दी जा रही है मतलब कि क्या खाया, क्या पिया, कौन-सी गाड़ी पर गए, वो तो बात जो आदमी डिप्लोमेसी को 30-40 सालों इससे पहले फ़ॉलो कर रहा था, ये सब चीज़ की कोई अहमियत ही नहीं होती थी कभी। ये मेन बात को छुपाने के लिए होती, तो मेन बात इट सीम्स कि पुतिन और इंडिया के साथ भी ये है कि अगर इंडिया मान लेगा अच्छा दोनों को ये भी सिग्नल देना है कि नहीं, वी टू कैन स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट अमेरिका एंड इवन सम टाइप ऑफ सिग्नल टू चाइना कि भाई तुम ठीक है रशिया कहता है कि हम चाइना से रिश्ता अच्छा लेकिन हम इंडिया से भी रखेंगे। सिग्नल तो मैसेज देने का पूरी कोशिश है लेकिन क्या दे पा रहे हैं ये एक सवाल रहेगा। इसलिए कि सोवियत रशिया जो सॉरी रशिया भी का रशिया वो कहीं ना कहीं कुछ फंसता हुआ नजर भी आ रहा है यूक्रेन मामले में भी और बहुत ही हालांकि वो बहुत हाथ पैर मार रहा है बहुत कुछ अपने को सर्वाइवल के लिए बहुत ये है और ये अगर है तो मजबूरी है रशिया की कि और इंडिया का वो तो मेन सप्लायर था ऑयल के डिफेंस का सब इसका तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। जी हाँ, देखते हैं आगे क्या होता है और जो भी होगा आपको द स्वतंत्र पे इसी तरह से डिटेल में समझाया जाएगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात इसी किसी तरह की चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रिया भाई।